अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 2 जुलाई की जो आंसर कीज़ हैं मुकम्मल पेपर आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ लेकर, और तमाम एमसीक्यूज़ इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, कंप्यूटर, तमाम एमसीक्यूज़ को मैंने जो है वो बहुत ही तफसीलन सॉल्व किया है। ठीक है, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जिन्होंने पेपर दे दिया है वो अपने आंसर कीज़ को मैच कर सकते हैं, और जो आगे भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं दीगर पेपर्स के लिए, या जो आप जो है वो ऐसे ही नॉलेज के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पैसेज से। तो आज का जो टॉपिक जो दिया गया था, जो पैसेज दिया गया था, वो एक शख्स हैं चंद्रगुप्ता, हिस्ट्री के अंदर चंद्रगुप्ता मौर्य लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, और उनके जो एडवाइज़र मुशीर थे कौटिल्य, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है वो हुकूमत चलाने के और इसके अलावा जो सियासी उसूल हैं उसको बयान किया है इसमें। ठीक है, लिखा है इसके अंदर। कहते हैं कि चंद्रगुप्ता ने जो है वो नंदा की जो ख़ानदान है उसको शिकस्त दी थी। फिर उसके बाद जो है वो इनके बेटे हैं बिंदुसरा और अशोका, इनके जो ग्रैंडसन हैं, वो उनके जो है वो सल्तनत तो आगे लेके चले। फिर एक जो है वो बहुत बड़ी वॉर हुई थी, और फिर इसके बाद अशोका ने बुद्धिज़्म मज़हब को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर अपने आप को पुरअमन कर लिया इन्होंने। ठीक है, और आगे चल के बताया गया कि अशोका के जो है वो मरने के बाद जो है वो जो सल्तनत है उसका उसमें ज़वाल शुरू हो गया इसका। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का ज़वाल शुरू हो गया, और अंधारा डायनेस्टी जो है वो फिर एक ताकत बन के सामने आई थी। ठीक है जी, अब चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू दिया गया है एडवाइज़र। ठीक है, तो एडवाइज़र का जो सिमिलर मीनिंग है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाइड। क्यों? क्योंकि एडवाइज़र मतलब ये होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, एडवाइज़र का काम क्या होता है? गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो इस सेंस में जो गाइड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो सिनोनिम होगा। ठीक है, एडवाइज़र का। सेकेंड एमसीक्यू पे आ जाएँ। इसमें दिया गया है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड फाउंडेड। फाउंडेड का जो सिमिलर मीनिंग वो क्या होगा? फाउंड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, जैसे कि एम्पायर को इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना। तो इस सेंस में इस्टेब्लिश, ऑप्शन बी जो है सेकंड का, ये बिल्कुल इसका सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे में। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडॉप्ट। एडॉप्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? एडॉप्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कबूल करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, इस सेंस में जो ऑप्शन डी है थर्ड का वो राइट है। फोर्थ पे आते हैं, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफीट। डिफीट का अपोजिट क्या होगा? डिफीट कहते हैं शिकस्त को, हार को। तो ऑब्वियसली इसका जो है वो अपोजिट विन ही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 4। 5 पर आ जाए, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोमोट। प्रोमोट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? प्रोमोट मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो आगे लेके जाना। ठीक है, बुलंद करना। और इसका जो अपोजिट होगा उसका मतलब क्या होगा कि लोअर करना, किसी चीज़ को नीचे लेके आना। इस सेंस में जो डिमोट है ऑप्शन सी फिफ्थ का, ये राइट है, क्योंकि डिमोट मतलब होता है कि टू लोअर समथिंग, उसको नीचे लेके आना। ठीक है, डाउनफॉल की तरफ लेके आना। ठीक है, तो इस वजह से प्रोमोट का जो एंटोनियम है, अपोजिट मीनिंग है, वो डिमोट। ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 पे आ जाए, अशोक आफ्टर अ ब्लडी वॉर अडॉप्टेड। अब यहाँ से 6 से जो है वो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको जो है वो पूछे गए यहाँ पे। तो अशोका ने जो है वो एक ब्लडी वॉर के बाद क्या जो है वो अडॉप्ट कर लिया था? कौन सा मज़हब अडॉप्ट किया था? वो अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म का। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर इन एमसीक्यू नंबर 6। 7 पर आ जाए, फार्मर्स वर्क बेटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड गेट मोर फूड फ्रॉम द लैंड बाय यूजिंग। फार्मर ने जो है वो कहते हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो क्रॉप्स को ग्रो किया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फूड हासिल किया ज़मीन से। किसकी मदद से? आयरन टूल की मदद से। वो पैसेज में लिखा हुआ है कि आयरन टूल की मदद से जो है फार्मर ने अच्छी तरह से जो है वो क्रॉप्स को ग्रो किया। 8 पर आ जाएँ, द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज। स्टार्ट में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्ता ने स्टार्ट किया है, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इन द एमसीक्यू नंबर 8। 9 पर आ जाए, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड। अब चंद्रगुप्ता मौर्य ने जो है वो किसको डिफीट किया था? जो है वो जी, ऑप्शन बी इज़ राइट, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा ख़ानदान को डिफीट किया था, शिकस्त दी थी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 9। 10 पर आ जाए, रिलीजियस वैल्यूज़ स्प्रेड थ्रू। रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो फैलती हैं। ठीक है, किसके थ्रू? जी, पैसेज में लिखा हुआ था कि रॉक
ये जो पत्थर हैं और जो है वो रॉक्स पर लिख लिख के जो है वो वहाँ पे इन्होंने इस रिलीजियस जो है वो एजुकेशन को फैलाया था। इसी वजह से द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द रॉक इंस्क्रिप्शन इन एमसीक्यू नंबर 10। ठीक है, 11th पे आते हैं। 11th से यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स शुरू हो गए हैं। द सिनोनिम 11 पे है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेल्प। हेल्प का सिनोनिम क्या होगा? देखिए, बी, सी और डी ये तीनों ही इसके जो है वो मुखालिफ माना की तरफ जाते हैं, जबकि बी ए जो है वो इससे समहाउ मैच करता है। हेल्प में किसी की मदद करते हैं, तो मदद करने से क्या होता है, एक तरह से जो है वो उसे कंफर्ट मिलता है। ठीक है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है। तो इस सेंस में जो ऑप्शन नंबर ए कंफर्ट है वो 11 का ठीक है। 12 पे आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेस। ग्रेस यानी कि ब्लेसिंग्स। ठीक है, फजल करम इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर इस सेंस में इसका जो एंटोनियम है वो क्या होगा? सिंपल अनग्रेसफुल होगा। ठीक है, वाज़ेह तरीके से लिखा है यहाँ पे प्रीफिक्स लगाकर। द सिनोनियम 13 पर आ जाए, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ऑनर्ड। ऑनर्ड में ये होता है किसी को इज्जत दी जाती है। ठीक है, किसी को मर्तबा दिया जाता है। इस वजह से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्टेड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड ऑनर्ड। 13 का डी आंसर ठीक है। 14 पर आ जाए, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिनाइड। डिनाइड का एंटोनियम क्या होगा? अपोजिट मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल, डिनाइड का अपोजिट मीनिंग अलाउड होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 14। आगे चलते हैं, 15 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियस। क्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, क्यूरियस में किसी चीज़ का तजस्सुस होता है, किसी चीज़ के जानने के बारे में। ठीक है, एक तरह से बेचैनी होती है, बंदा बहुत इंटरेस्ट फील कर रहा होता है। तो देयरफॉर द थिंग विल बी अनयूजुअल। ठीक है, ऑर्डिनरी नॉर्मल तो होगी नहीं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन डी जो है 15 का वो करेक्ट है। ठीक है जी। 16 पे आते हैं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लीन। क्लीन का एंटोनिम क्या होगा? बिल्कुल, क्लीन साफ हो कहते हैं, तो उसका एंटोनिम डर्टी होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 16। 17 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिम्टम। सिम्टम्स का सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, सिम्टम्स कहते हैं अलामात को। ठीक है, जो निशानियाँ होती हैं। तो इस वजह से इंडिकेशन ये भी बिल्कुल इसकी अहम माना है। ठीक है, इंडिकेशन मतलब किसी चीज़ की अलामत, किसी चीज़ की निशानी। तो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 17। 18 पर आ जाएं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट मीनिंग क्या होगा? रिवॉर्ड यानी किसी चीज़ की जो है वो सिला होता है, जज़ा होती है। ठीक है, इस वजह से इसका जो है वो अपोजिट होगा पेनल्टी। ठीक है, क्योंकि पेनल्टी में क्या होता है, किसी चीज़ की पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम है रिवॉर्ड का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 18। आगे चलते हैं 19 पर। अब यहाँ से ये पे जो पेज है बड़ा ब्लर है, लेकिन मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, इसके जो है वो आंसर को निकालने की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है 19 पर दिया हुआ है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का जो सिनोनिम क्या होगा? अब देखें यहाँ पर ये जो है वो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ब्लर है। ठीक है, अब देखें एक्टिविटी मतलब क्या होता है? कोई टास्क हो गई, कोई काम हो गया। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगी या फजूल कोई चीज़ होगी। ठीक है, वही इसका जो है वो एंटोनियम होगा। सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया ना, तो एक्टिविटी का सिनोनिम क्या होगा? कोई टास्क हो गया, कोई जो है वो टारगेट हो गया। ठीक है, कोई वर्क हो गया, तो ये इसके सिनोनिम बन सकते हैं। ठीक है, और 20 में पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे शायद रिलीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत ब्लर है, इस वजह से इसका भी जो है वो आंसर मैं निकाल नहीं पाया। आगे चलते हैं, 21 से चलते हैं। 21 से यहाँ पे देखें स्पेलिंग्स दी हुई हैं। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर। जिसने इस स्पेलिंग को टिक किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड में आते हैं नेविगेशन, नहीं सेकंड में है क्यूरल डे। ठीक है, QUARRELLED। मुझे फर्स्ट वाली ठीक लग रही है। ठीक है, तो 22 का जो है वो सेकंड वाला जो ए जो ऑप्शन है 22 MCQs का, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्यूरल की स्पेलिंग यही होती है QUARRELLED। इसका मतलब होता है झगड़ा करना, फसाद करना। ठीक है, लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट करना, डिसएग्रीमेंट के माना में भी आता है ये। ठीक है, 23 पर आ जाएँ, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ऑफ नेविगेशन। अब नेविगेशन की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है? NAVIGATION, नेविगेशन। अब इसकी भी जो है वो स्पेलिंग तमाम जो है वो बिल्कुल ब्लर है। तो इस वजह से मुझे जो लग रही प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन ए, नहीं बी लग रही है मुझे, क्योंकि ए में जो है NE महसूस हो रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन बी लग रहा है। ठीक है, 23 का। बाकी मैंने स्पेलिंग बता दी ठीक करके, तो जिसने ये स्पेलिंग लगाई है NAVIGATION बिल्कुल ठीक है।
आगे है टाइकॉन। टाइकॉन जो बिजनेस फील्ड में जो है वो बड़े टॉप पर होते हैं, वेल्दी पर्सनैलिटी होती है, इसको बोलते हैं टाइकॉन। तो टाइकॉन की प्रॉपर स्पेलिंग आती है TYCOON टाइकॉन। ठीक है, जिसने ये मार्क की है बिल्कुल ओके एक्यूरेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा जी, जो चीज़ सेट ऑफ कटिंग को शो कर रही होती है उसे हम कहते हैं कटलरी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है CUTLERY। ठीक है, तो इस सेंस में ये सारे ऑप्शंस ब्लर हैं, तो मैंने आपको प्रॉपर स्पेलिंग बता दी है। ठीक है, तो जिसने ये स्पेलिंग लगाई है CUTLERY, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 26 पर आ जाएँ। ये यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो इन तमाम MCQs के आंसर्स को निकालने के लिए जो है वो आपको बताता हूँ कि इसमें पहला दिया हुआ 26 का। ठीक है जी, ऑल द काउज आर फीड बाय माय यंगर ब्रदर्स। अब देखिए फीड ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हालांकि यहाँ पर जो है वो फीड की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, इस वजह से यहाँ पर फैड आना चाहिए, FED फैड। ठीक है, तो ये मिस्टेक है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 में लिखा हुआ आई वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन यू इफ़ माई बाबा वॉज एट होम। अब देखिए यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आगे वॉज लेके आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी वाला है ना, ये गलत है। यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज आना चाहिए था। ठीक है जी। 28 पर आ जाए। वी मस्ट नॉट ब्रेक द स्कूल फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक्स लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे ब्रेक्स की नीड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आना चाहिए था, सो ऑप्शन बी इज राइट बिकॉज दिस इज द एरर, प्रॉपर एरर। 29 पर आ जाए। ऑल्दो सलीम हैज़ लिव्ड इन लाहौर ही कैन नॉट स्पोक पंजाबी वेल। लाहौर में रहने के बाद वो पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाता, तो देखिए यहाँ पर स्पोक लिखा हुआ है, हालांकि आना चाहिए था ही कैन नॉट स्पीक आना चाहिए था। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज देयर इज द एरर। ठीक है, 30 पर आ जाए। माई फ्रेंड हैज़ अ स्वीट डॉटर बट अ चाइल्ड। ठीक है जी, अ चाइल्ड ओके ऑफन ऑफन रिमेन सिक। अब देखिए यहाँ पर अगर फोकस करें कि मेरे दोस्त की जो है बड़ी प्यारी बेटी है, लेकिन अक्सर वो क्या रहती है, वो बीमार रहती है, तो यहाँ पे देखिए अ चाइल्ड लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे आना चाहिए था द चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से जो है चाइल्ड की बात नहीं हो रही, इसमें उसी चाइल्ड की बात हो रही जो पीछे जो है वो दोस्त की बेटी गुजर चुकी है, इस वजह से द यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, आ नहीं आएगा, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दिस इज द प्रॉपर एरर इन दिस सेंटेंस। 31 पर आ जाए। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इन इस्लामाबाद। ठीक है, इन इस्लामाबाद जी, तो यहाँ पर बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि स्नो रहती है। ठीक है, जनवरी के महीने में इन इस्लामाबाद इट ऑफन स्नो एट जनवरी आएगा, ऑफ जनवरी, ऑन जनवरी, बेसिकली जनवरी जो है वो इसके साथ इन आएगा। ठीक है, आमतौर पर इस्लामाबाद में स्नो जो है वो बरसती है, स्नो होती है जनवरी के अंदर, सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इन जनवरी। ठीक है, 32 पर आ जाए। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन फाइंड आउट करनी है प्रॉपर। आदिल सो सम monkeys, आगे लिखा हुआ है एट द ट्री हु वर ईटिंग बनानास, हालांकि सही क्या होना चाहिए, ऑन द ट्री। सो ऑन द ट्री जो मेंशन किया गया है इसमें, वो मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है जी, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आगे चलते हैं। 33 पर आ जाएं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आई एम लकी टू हैव माई हाउस नियर माई स्कूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कि मैं बड़ा लकी हूँ कि जो है मेरा घर स्कूल के करीब है, सो नियर माई हाउस, ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 33 MCQs। 34 पे आ जाएं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सही इस्तेमाल हुआ है, सायरा डिसाइडेड टू रीअरेंज द फर्नीचर। ठीक है, इन देयर रूम, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नहीं, इन दिया हुआ है ना, इन जो है वो ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इन देयर रूम, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 34 MCQs। आगे चलते हैं 35 पर जी। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन आपको फाइंड आउट करना है। आई टेक अ बाथ एट 7 ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग,
तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से जो इन लिखा हुआ है वो दिया गया है जी डी के अंदर, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जो है वो सी में है या डी में है? सी में है तो सी करेक्ट है, और डी में है तो डी करेक्ट है, ठीक है। बाकी ए और बी तो करेक्ट नहीं है। सही जी, मुझे तो जो है वो लग रहा है डी में लग रहा है, क्योंकि सी में टू लग रहा है, टू द इवनिंग, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है 35 का, ठीक है। आगे चलते हैं 36 पर। ये पैसेज बिल्कुल क्लियर है, इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जी। सेलेक्ट द पजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जी, पजेसिव प्रोनाउन इसमें कौन सा है? आई डोंट थिंक दिस वन इज माइन। यहाँ पर जो माइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। 37 पर आ जाए, सेलेक्ट द, ये जो ऑप्शन बी है 36 का वो करेक्ट है, ठीक है। 37 पर आ जाए, सेलेक्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी एडजेक्टिव की? मोहनजोदड़ो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखिए ओल्डेस्ट यहाँ पे जो है वो ये एडजेक्टिव है, और इसमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। एक होता है ओल्ड, एक होता है ओल्डर, एक होता है ओल्डेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस वजह से ओल्डेस्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 37 MCQs। 38 पर आ जाएं, सिलेक्ट द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बताएं कि इसमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? द मैन हु लीव्स नेक्स्ट डोर टू मी इन इज कॉल्ड जमील। अब देखें इसमें ऑप्शंस में मैन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैन भी नाउन है, जमील भी नाउन है, नेक्स्ट ये एडवर्ब और एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो हु जो है ये बिल्कुल प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसका? सेंटेंस का, ठीक है, मैन का, ठीक है। इस वजह से द ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 38 MCQs। 39 पे आ जाए, सेलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है, तो आई लिव हियर फॉर 10 years एंड देन मूव टू द अनदर प्लेस। टू मूव, टू के बाद देखिए मूव के बाद टू आ रहा है, ये टू जो है वो प्रीपोजिशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 39 MCQs। 40 पर आ जाए, सेलेक्ट द प्रॉपर सुफिक्स फॉर द वर्ड वीक। अब देखिए विकेज प्रॉपर वर्ड होता है, ठीक है, तो जो है वो प्रीफिक्स स्टार्ट में लगता है और सफिक्स जो है वो एंड में लगता है, तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है 40 का वो करेक्ट है, प्रॉपर स्पेलिंग बन जाती है विकेज, ठीक है। 41, यहाँ से मैथ के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं, पहला दिया हुआ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। सबसे बड़ा जो 6 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? सिंपल है, जो है वो 6 टाइम 9 लिखते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 41 MCQs। 42 पे आ जाए, तो एक्सपोनेंट इन 3 पावर 4 इज। अब देखें 3 की पावर 4 है, जो पावर होती है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, सो देयरफॉर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो देयरफॉर द MCQs नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, 42 का ये करेक्ट है। 43 पर आ जाए, द बेस इन 10 पावर 2 इज। देखिए 10 की पावर 2 है, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस जो है वो 10 है, ठीक है, क्योंकि 2 तो जो है वो एक्सपोनेंट है, देयरफॉर 10 इज द बेस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है 43 MCQs का। 44 पे आ जाए, इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटेड दैट व्हेन वन इंक्रीज द अदर डिक्रीज द वेरिएशन इज। अब देखिए आपने पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम हो रही को होती है, तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं इनवर्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन MCQs नंबर 44। 45 पर आ जाएं, द HCF ऑफ 24 एंड 40। 24 और 40 का HCF क्या होगा? तो पहले आप दोनों आपको जो है वो इनके फैक्टर्स निकालने होंगे कि ये 24 और 40 जो है वो किन किन के टेबल्स में आता है। तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट मैचिंग होगा, ठीक है, वो जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ऑलरेडी जो है वो कुछ मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 24 के फैक्टर्स लिखे हुए 1 2 3 4 6 8 12 24, इस तरह 40 के भी लिखे हुए हैं। इसमें जो देखें 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो है कॉमन है, इस वजह से 8 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 46 पर, कंपेयर 3/4 एंड 5/4। कंपेयर करना है इनको, बिल्कुल 3/4 ये जो है वो छोटा है 5/4 से, ठीक है। सो बिल्कुल जो ऑप्शन ए है, ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेटली इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, इन फ्रैक्शन को डिवाइड कर लें और देख लें, ठीक है, जिसका आंसर जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है,
और जिसका आंसर कम आएगा वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो स्मॉल रिंग साइन लगी हुई है ना, इस वजह से स्मॉल वाला लेफ्ट साइड पे जाएगा और बिगर वाला राइट साइड पे जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्टली इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं 47 पर। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2/5, 5/3, 1/2 एंड 5/2 इज। अब असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं छोटे से बड़ा। अब आपको फ्रैक्शन में अगर मुश्किल होती हो ना पहचानने में भाई छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, सबको पहले डिवाइड करके आंसर निकाल लो, ठीक है। आंसर निकाल लेंगे तो फिर आपको आराम से सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि छोटा कौन सा है, फिर मैं कौन सा रखूँ, फिर कौन सा रखूँ, फिर कौन सा रखूँ। जैसे देखिए मैंने जो है वो सॉल्व किया हुआ इसको, मैं दिखाता हूँ आपको सामने, ठीक है जी। ओके, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बस आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ देख लें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। कैसे? देखिए 2/5 इसका आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा। 1/2 इसका आंसर जो है वो 0.5 आएगा। 5/3, 5/3, ठीक है, इसका आंसर जो है वो 1.6 आ रहा है। और 5/2 इसका आंसर 2.5 आ रहा है। तो सबसे छोटा जो है 0.4 है, तो इसको पहले लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1/2, इसके बाद 5/3, फिर 5/2। तो आप इसको जो है वो इंडिविजुअली डिवाइड करके फिर इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। सो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इन 47 MCQs। 48 पर आ जाएँ। कन्वर्ट द 5,600 रुपीज़ इंटू डॉलर एज $1 इक्वल टू 280 रुपीज़। अब आपको कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ के डॉलर के अंदर, और $1 कितने का है, 280 का। सिंपल है कि आप इस 5,600 को डिवाइड कर दो, ठीक है, 280 से, तो आपके पास आ जाएंगे कितने डॉलर, आपके पास आ जाएंगे तकरीबन $20 आ जाएंगे। सो 20 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 48 MCQs। 49 पर आ जाएँ। 19x45। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 19x45, अब ये आपको पता होगा कि रेशो प्रोपोर्शन के अंदर कि मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 और x ये मीन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 45 ये दूर दूर हैं, ये एक्सट्रीम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9x 9x आ गया, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। 145 से 145, 45 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 45 को राइट साइड पे लिखते हैं। अब 9x इज इक्वल टू 45 हो गया, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 45। 9 लेफ्ट साइड पर है, इसको राइट साइड में मूव कर दें, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45/9। अब डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द राइट आंसर ऑफ 49 MCQs इज 5, ठीक है। 49 का जो 5 आंसर है, डी ऑप्शन, वो करेक्ट है। अब आगे चलते हैं 50 MCQs पे आते हैं, ठीक है। अब 50 MCQs जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आप यहाँ गौर करें, सवाल के अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें देखें जो है वो वैल्यूज़ के जो ऑर्डर है वो चेंज है, ठीक है। अब 1/2 जो है वो पहले है, 2/3 जो है वो लेफ्ट साइड पे बाद में है, जबकि राइट साइड के अंदर जो है वो इसका रिवर्स है, नहीं 2/3 पहले है, 1/2 बाद में है। तो देयरफॉर द आंसर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें हम जो है वो चेंजिंग कर रहे होते हैं नंबर्स के ऑर्डर की, ठीक है। अब एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो देयरफॉर द आंसर डी इज़ करेक्ट इन MCQ नंबर 50। 51 पर आ जाएँ। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 640 फोटो कॉपीज एट 1.50 पर कॉपी इज़। आप कह रहे हैं एक कॉपी ₹1.5 की है, आपको 640 फोटो कॉपी करवानी है, ठीक है। तो क्या कॉस्ट आएगी? सिंपल है कि आप जो है वो 640 को मल्टीप्लाई कर दे 150 से, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 960 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 52 पर आ जाएँ। अ रेक्टेंगल इज whose breadth is 6 centimeter and its perimeter is 28 centimeter. Its length is। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए मैंने इसको सॉल्व भी किया, दिखा देता आपको मैं जी। देखिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 28 पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख दिया हमने, ठीक है। और फॉर्मूले में देखिए लेंथ निकालना है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई किया इससे तो 12 आ गया, और प्लस किया तो फिर जो है वो 2 6 12 आ गया, ठीक है। अब 12 यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे प्लस में, लेफ्ट में गया तो माइनस में हो गया।
28 में से 12 माइनस किया 16 आ गया। अब चूँकि ये 2 जो है वो एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया। 16 डिवाइड बाई 2 क्या आया? 8 आया। सो देयरफॉर द लेंथ इज़ 8। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर जो है वो 53 पर। इसमें दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 16,000। 16,000 पॉपुलेशन है विलेज की। ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% इन अ ईयर, अगर साल के अंदर 5% पॉपुलेशन बढ़ती है, द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर वुड बी, तो 1 साल बाद जो है वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? सिंपल है, 16,000 को मल्टीप्लाई कर दें 5% से तो आपके पास पॉपुलेशन आ जाएगी। तो जितनी पॉपुलेशन आएगी उसको ऐड कर दें 16,000 के अंदर तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो 5% को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16,000 से, तो आंसर आपके पास आएगा 800। अब 800 को प्लस कर दें 16,000 के अंदर तो क्या आएगा? 16,800। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 54 एमसीक्यूज पे आ जाएं। देयर आर 625 प्लांट्स अरेंज इन एज मेनी रो एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो। कहते हैं हर रो में इतने ही जो है वो प्लांट्स होने चाहिए जितनी कि रोज़ की काउंटिंग हो। ये समझ लें कि कॉलम्स और रोज़ बराबर होने चाहिए। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वुड बी, तो बताएं कि कितने होंगे एक रो के अंदर। सिंपल है, यानी 625 है, इसको ऊपर 100 अप्लाई कर लें। ठीक है, जैसे आप इस पर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 625 ये चूँकि 25 का स्क्वायर रूट है, देयरफॉर द आंसर विल बी 25। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इट इज नंबर 54। तो आप इसको चेक करने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएँ तो 625 आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 55 पर आते हैं। वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर 15,912। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है, इसको सोल्ड किया है 15,912 रुपये में, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, अब वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी, जीएसटी निकालने के बाद क्या होगी? और आगे कह रहे हैं कि जीएसटी जो रेट है वो कितना है? 17% है। तो ये समझ लें कि 15,912 में जीएसटी ऐड था ना, तो समझ लें कि जो है वो मशीन की कीमत 100% है। इसमें अगर जीएसटी 17% ऐड हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई 15,912 रुपये की जो कीमत है इज इजिकल टू 117%, यानी 100% तो उसकी अपनी कीमत हो गई, 17% जीएसटी इसमें ऐड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 15,912 रुपये बराबर है 117% के। और फिर इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। अब देख लें इसको कि ये लिख दिया मैंने 15,912 रुपये इजिकल टू 117%। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 117/100 भी लिख दिया मैंने। 100 जो है वो यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड पर, और चूँकि 117 यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 13,600 रुपये। इन 13,600 रुपये ये जो है वॉशिंग मशीन की ओरिजिनल कीमत है। ठीक है, जीएसटी को निकालने के बाद। इसके और भी मेथड है करने के, लेकिन ये जो कि सिंपलेस्ट मेथड है मेरे लिए, मैं जो है उसको इसी मेथड से करता हूँ। आप चाहे तो इसी मेथड से करें और दूसरे मेथड भी ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आंसर यही आएगा 13,600 रुपये, और देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 55। 56 पर आ जाएँ। अ क्यूब हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम वुड बी। अब देखें क्यूब के तमाम साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। अब 5 सेंटीमीटर देखें, इसकी एक साइड है, इसका क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब जब वो करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। सो देयरफॉर द आंसर इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 56 एमसीक्यूज। 57 पर आ जाएं। इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल इज 45 डिग्री, देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। अब ये बात याद है, आइसोलेस ट्राइंगल की देखें दो साइड्स क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। अब दो साइड से एंगल जो है 45 बन रहा है, सो ऑब्वियसली जो थर्ड साइड का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस वजह से द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 57 एमसीक्यूज। ठीक है, कि अंदर ये बात याद रहे कि 180 डिग्री के बराबर जो है, तो अगर हम तीनों अंदर के एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 आना चाहिए। जब आइसोलेस के अंदर दो साइड के जो एंगल 45 हैं, सो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल को वो 90 होगा, तभी जाके तीनों को सम करने के बाद 180 एंगल बनेगा। आगे चलते हैं 58 पर। ठीक है, इफ़ अ राइट एंगल triangle has legs of length 6 centimeter and 8 centimeter, the length of the hypotenuse। अब देखें ये
अब समझ लें कि परपेंडिकुलर एक तरह से जो है वो 8 दिया हुआ है, बेस 6 सेंटीमीटर दी हुई है, को वो हाइपोटेन्यूज निकालने हैं। तो हम इसको इस तरह जो है वो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे मैथ के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस तरह कि यूँ समझ लें कि 8 और 6 ये जो है वो परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज का जो 2 स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, बाकी इसकी वैल्यूज लिख दी हमने 8 और 6 की, इनको इनके स्क्वायर लिया, इनको प्लस किया तो 100 आया, 100 का अंडर रूट अप्लाई किया 10 आ गया। तो इस तरह हमने जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 निकाल ली। सो देयरफॉर इन एमसीक्यू नंबर 58 द आंसर 10 इज राइट। ठीक है, एंड विच इज़ ऑन बी। सो बी ऑप्शन इज राइट इन 58 एमसीक्यूज। 59 पर आ जाएं। इफ 16 इज एडिड टू द 1/3 ऑफ द नंबर, अब एक नंबर है x, ठीक है, उसके 1/3 में अगर 16 प्लस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, द रिजल्ट इज 2/3 2 होल 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 16 को ऐड कर देते हैं x/3 से, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो x/3 से अंदर प्लस कर लेते हैं, उसका आंसर क्या आएगा 2 होल 1/3 x आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी हमें नंबर पता नहीं कि ओरिजिनल नंबर है क्या, और जो है वो तो इस वजह से ओरिजिनल नंबर किस तरह निकलेगा, इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम इस तरह। ठीक है जी, तो देखें इस तरह सॉल्व किया मैंने, 16 प्लस x/3 लिखा। ठीक है, क्योंकि हमें 1/3 जो है वो इसमें प्लस करना था ना, तो वैल्यू पता ही नहीं नंबर किया, तो उसमें x/3 लिख दिया हमने, इजिकल टू 2 होल 1/3 लिखा और इसमें भी x लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर जो है वो नंबर का जो है वो 2 होल 1/3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले जहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम में सॉल्व किया, तो अब मेरा पैटर्न अलग अलग तरीके से जो है वो सॉल्व करने का होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एलसीएम निकाला इसका, तो 48 प्लस एक्स इजिकल टू 48 प्लस x/3 आ गया। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम लिया 16 का और x/3 का, और राइट साइड पे इसको जो है वो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3 2 6, 1 प्लस के 7/3 हो गया। ठीक है, अब नीचे 3 3 दिए हुए सेम सेम, इसको हम काट सकते हैं, हमने काट दिया तो टर्म बन गई 48। ठीक है, और देखिए प्लस एक्स यहाँ पे था, वहाँ जाके राइट साइड पे क्या हो गया, -6 हो गया, तो 40x इजिकल टू 7x माइनस एक्स कितना हो गया, 6 आ गया, 6x आ गया। अब देखें 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक्स के साथ हमने मूव कर दिया जो है वो सेकंड साइड पर, डिवाइड में चले गया। ठीक है, तो 48 डिवाइड बाई 6 क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि जो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर क्या है वो 8 है। तो इस पैटर्न के थ्रू जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है जी, 59 हो गया। अब 60 पर आते हैं। ठीक है, 60 एमसीक्यूज में दिया हुआ है द सम ऑफ द टू नंबर इज 24। अगर दो नंबर का सम 24 है एंड द डिफरेंस इज 6, अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर 6 आता है। तो बताया द नंबर आर, तो नंबर क्या होंगे, तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे, तो तरीके का इसका ये होगा कि इसको हम जो है वो यूँ लिख देते हैं इस तरह कि x प्लस वाई, दो नंबर है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये डिफरेंस 6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, दोनों को प्लस किया तो देखिए 24 में 6 प्लस हो गया 30 हो गया राइट साइड पर। और जब इनको दोनों को प्लस किया ब्रैकेट्स को, तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और x के दो नंबर थे। ठीक है, 2x थे, दूसरे 2x हो गया, तो 2x इजिकल टू 30 आ गया। इस तरह जो है जब 2x इजिकल 30 आ गया, इसको सॉल्व किया हमने डिवाइड करके, तो 15x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू 15 आ गई तो हम पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पहले में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड में पुट कर दी। ठीक है, जो है वो x की वैल्यू, और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इसका आंसर 9 आया। सो देयरफॉर 15 एंड 9 इज़ द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 60। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 60। अब आगे हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें 61 में दिया हुआ है द टीम डिफीटेड पाकिस्तान टू विन अ टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स ऑन जनवरी 27। ठीक है, 2025। पहली मरतबा जो है वो किस मुल्क ने पाकिस्तान को शिकस्त दी जो है वो टेस्ट मैच के अंदर 35 साल के बाद। सो द राइट आंसर इज एमसीक्यू नंबर सी, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान को। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 पर आ जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जो है वो कौन डील करता है, किसका काम है, सिंपली ये काम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट इन 62 एमसीक्यूज़।
63 पर आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल लेबर राइट, ग्लोबल जो है वो लेबर राइट के लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है और रिस्पॉन्सिबल है वो है ILO। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 63 MCQs। 64 पर आ जाए तो कैपिटल ऑफ द सऊदी अरब, सऊदी अरबिया का जो कैपिटल है वो क्या है, रियाद है, ठीक है, तो रियाद, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 65 पर आ जाए तो कैपिटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल कौन है, वो है वाशिंगटन DC है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 65 MCQs। 66 पर आ जाए द रिलीजन मोस्ट प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड इज, अब पूरे दुनिया में जो फर्स्ट पर जो है वो जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, सेकंड पर इस्लाम है, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 66 MCQs। 67 पर आ जाए द गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन इज़, जो भी गवर्नमेंट रूल की जाती है किंग या क्वीन के ज़रिए उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनार्ची कहते हैं, सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 67 MCQs। 68 पर आ जाएं द प्रोविंस इन पाकिस्तान रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन 2024, अब 2024 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पोलियो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, तो द आंसर इज़ राइट इन बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, एक जगह पे KP के भी आ रहा था बट द राइट आंसर इज़ बलूचिस्तान, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 68 MCQs। 69 पर आ जाए द नेम ऑफ द 3 प्लांटेशन कंपेन स्टार्टेड बाय इमरान खान इन पाकिस्तान वॉज, जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो ट्री प्लांटेशन के हवाले से कंपेन चलाई थी उसका नाम था बिलियन ट्री सुनामी, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 69 का। 70 पर आ जाएं द करंट फेडरल मिनिस्टर एज ऑफ मई 2025 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो करंट फेडरल मिनिस्टर है वो है राना तनवीर हुसैन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 71 पर आ जाए द करंट IG ऑफ सिंध पुलिस एज ऑफ मई 2025 इज, करंट जो IG सिंध है वो है गुलाम नबी मेमन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 72 पर आ जाए द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी इन पाकिस्तान इज़, हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी किसके पास है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 73 पर आ जाए विच कंट्री इज़ एन एग्जांपल ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इस ऑप्शन में दी गई है वो यूनाइटेड स्टेट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 74 पर आ जाए द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड, बात याद रहे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसे किस तरह इलेक्ट किया जाता है, उसे इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली के थ्रू, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 74। 75 पे आ जाए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़, अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो सेलेक्ट किस तरह होता है, वो नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं उसके थ्रू होता है, सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। 76 से यहाँ शुरू होते हैं एवरीडे साइंस के MCQs, दिखा हुआ है द मशीन पार्ट नॉट प्रेजेंट इन द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में ऐसा कौन सा पार्ट मेंशन नहीं जो है वो शामिल नहीं होता, वो होता है मोटर, सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 76 MCQs। 77 पर आ जाए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज़ मेजर्ड इन, अब ये बात याद रहे साउंड की फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है हर्ट्ज में, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 78 पे द ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट अकर्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड, जो हीट का जो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उसे हम कहते हैं कंडक्शन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 79 पर आ जाए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट, इसमें से कौन से जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं सिवाय एक के, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, साइज़ भी हो गई डिस्टेंस भी हो गया, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट ये है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। 80 पर आ जाए अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम अ पाइवोट, द टॉर्क वुड बी, अब टॉर्क कहते हैं जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मूव कर रहा होता है ना, तो कहते हैं कि कितना टॉर्क होगा, तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79 का, बल्कि 80 का 6 Nm, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 80। 81 पर आ जाए कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर द सेम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल द रेजिस्टेंस विल बी डबल, बिल्कुल जब जिसकी जो है वो लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल होगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर जो क्या होगी, जब सेम होगी उस वक्त, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 81 MCQs।
82 पर आ जाए, इन एन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट एट, जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जो लाइट से उसकी रेज भी क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी डिफरेंट एंगल्स में। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 83 पर आ जाए, बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स द लाउडनेस ऑफ साउंड, जब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स का जो है वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो लाउडनेस साउंड वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 83। 84 पर आ जाए, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 84। 85 पर आ जाए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 85 एमसीक्यूज। 86 पर आ जाए, द रेशियो ऑफ द ज़कात ऑन मनी गोल्ड एंड सिल्वर, तमाम पर जो ज़कात का रेशियो है वो क्या है, 2.5% है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एज पर द सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट, वन हु फास्ट बट डज नॉट रिफ्रेन फ्रॉम द इमोरल एक्शंस इज रिगार्डेड एज, हुजूर के फरमान के मुताबिक कोई शख्स रोज़ा रखता है वो और ऐसे काम से नहीं बचता कि जिसकी जो है ममानियत है, जैसे कि गाली देना, जो है वो गलत काम करना। सो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ राइट, वन हु फास्ट फॉर नो रीज़न, ये कोई शख्स रोज़ा रखता है इस तरह कि जैसे कि कोई मकसद ही नहीं है उसका, ठीक है। सो 87 का सी सही है। 88 पर आ जाए, द नेशनल लैंग्वेज इज़ द नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1973, जी जो उर्दू है वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 88। 89 पर आ जाएँ, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश ऑन द 30th of December 1906, जी बिल्कुल नेशनल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 के अंदर। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो पहले ढाका में था, अब जो है वो लखनऊ में है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि ये पास की बात कर रहे हैं। 90 पर आ जाए, द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जो है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया था। द राइट आंसर इज़ 24 अक्टूबर 1954, ठीक है। सो जो आंसर है इसका वो कौन सा है, वो ए सही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर गेम्स पे आते हैं। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड, बिल्कुल जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है दैट इज़ इंटरनेट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 92 पर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर द सिक्योर द वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग के सिक्योर करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं HTTPS, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 पर आ जाएं, इन विच मेमोरी लोकेशन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड एट टाइम ऑफ बूट, कहते हैं कि किसके अंदर, कौन सी मेमोरी के अंदर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है बूट के टाइम, बूटिंग के बाद टाइम पर। सो द राइट आंसर इज़ रैम, ठीक है, क्योंकि OS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स होता है रैम के अंदर, ठीक है, बूट के वक्त। 94 पे आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, अब OSI मॉडल की जो है वो फिफ्थ लेयर क्या है, दैट इज़ सेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 95 पर आ जाए, इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1011, 1011 का जो है डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, वैसे मैंने मेथड बता दिया कि पहले जो है वो उसका मेथड क्या था, ठीक है। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज़ आंसर ऑप्शन नंबर बी 11, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 96 पर आ जाएं, विच नंबर सिस्टम इज़ यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर, उन 32 बिट के कंप्यूटर के अंदर जो है वो कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, बिल्कुल बाइनरी, इसमें बाइनरी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बाइनरी। 97 पर आ जाएं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13, अब 13 का जो है बाइनरी कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, आप जो है वो 13 को डिवाइड करते 2 से और इसको डिवाइड करते जाएँ, रिमाइंडर बचती है उसको साइड पर रखते जाएँ। सो देयरफॉर आपका आंसर जो है वो 97 का आ जाएगा 1101, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 98 पर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प अ कंप्यूटर रन स्मूथली, कंप्यूटर को रन करने के लिए स्मूथली कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 99 पर आ जाए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बुनियादी मकसद क्या होता है, दैट इज टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं 100 पर, द विच यूनिट इज इन द CPU कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इन डेटा, जो फ्लो है इंस्ट्रक्शंस का डेटा का CPU के अंदर, ठीक है, वो कौन सा यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है।
सो देयरफॉर आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जो है वो वीडियो पसंद आएगी। जिन्होंने पेपर दिया है 2 जुलाई का, वो इन आंसर कीज़ की मदद से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पेज के अंदर जो स्टार्टिंग के जो 2 MCQs हैं, आई गेस वो बस इसके आंसर समझ में नहीं आ सके, ठीक है, कुछ ब्लरनेस की वजह से। इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि अभी जो ऑफिशियल कीज़ भी आएंगी उसमें भी आप अपने कीज़ को मैच कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी पसंद आए, अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने जो है वो दोस्तों को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।